आएंगे भावनगर से, और गुजरात से भरत पटेल जी आएंगे। सबसे मेरी बात हो गई है, सब कोई आएंगे, लेकिन हम लोग शुरू करें क्योंकि राम मोहन जी कह रहे थे कि हम लोग 8:30 तक हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चल जाता है डिस्कशन। तो हम लोग 8 बजे तक राम मोहन जी की बात सुनेंगे, और 8 से 8:30 बजे तक हम लोग खाली डिस्कशन करेंगे। 8:30 बजे शार्प हम लोग छोड़ देंगे, है ना। और हाँ, क्वेश्चन आंसर 8 बजे के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये करेंगे, ये ऐसा सुझाव दिलीप सिन्हा साहब ने भी दिया था, तो ठीक है, ये डिसिप्लिन रखना चाहिए। मुन्ना रानी प्रसाद जी भी आ गई हैं। मुन्ना रानी प्रसाद जी का स्वागत है। और इतनी बड़ी विद्वान है, प्रोफेसर है, लेकिन वो बोलती नहीं है, बोलना चाहिए। मुन्ना रानी प्रसाद जी की आवाज सुनना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे ज्योत्सना मैम का सुना, तो इन द मीन टाइम ये शुरू कर दें। नागेश झा जी, हर्ष जी आ गए, हर्ष जी इकोनॉमिस्ट आ गए। वो हमारे सबसे यंगेस्ट हमारे पार्टिसिपेंट और सबसे विद्वान आदमी है, तो उनका भी ये बहुत दिन से नहीं सुना, हम लोग सुनेंगे। तो नागेश जी शुरू कर दीजिए। ओम अस्तु श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छन्दः विघ्नेश देवता यम बीजम वम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय शिव वंदना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। सारंगी साहब थोड़ा सा अपना परिचय हमारे सारे विद्वानों को दे दें। सारंगी साहब खड़गपुर से बोल रहे हैं। हाँ, अपना परिचय दे दीजिए। जी सर। हाँ सर आपको नमस्ते, और सभी पार्टिसिपेंट्स को, गुरुजनों को हमारी नमस्ते, सादर बंदन है। मैं ऐसे बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और रेलवे में स्पेशलाइजेशन रेलवे इंजीनियरिंग में मैंने किया, और 30 इयर्स सर्विस के बाद में
रेलवे सर्विस से मैंने वीआर लिया। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद मैं अभी भुवनेश्वर में सेटल्ड हूँ। आई एम नो मोर इन खड़गपुर, आई एम इन भुवनेश्वर नाउ। वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी एक जी, और अभी एक यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, इसका एक व्हाट्सएप चल रहा है, और ये इसको कंडक्ट करती है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इसलिए थोड़ा मैं व्यस्त रहता हूँ, तो ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं रेगुलर ज्वाइन करने की कोशिश जरूर करूंगा। और आप लोगों के साथ में अगर मैं प्रतिभागिता कर पाऊँ ये लर्निंग सेशन में, तो इट विल बी ए ग्रेट प्लीजर फॉर मी। थैंक यू। बहुत अच्छा सर। और आपका हम लोग एक स्पीच भी सुनेंगे, ज्योत्सना मैम का भी स्पीच सुनेंगे। ज्योत्सना मैम भी विद्वान लग रही हैं, अनिल प्रसाद की वाइफ हैं, तो जरूर विद्वान होंगी। तो अब हम प्रसाद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना गार्जियनशिप के हिसाब से हमारे राम मोहन जी को स्वागत करें और उन्हें बोलने का परमिशन दें। प्रसाद साहब की माइक नहीं चल रही है। प्रसाद साहब की माइक नहीं चल रही। प्रसाद साहब सर म्यूट है। हाँ, अब ठीक हो गया। हाँ, बोलिए। बहुत बहुत कृपा आपकी कि एक मौका देते हैं आप हमको दो चार शब्द से दो चार शब्दों से हम इनका स्वागत करने के लिए आप मौका देते हैं। ये बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और आपको आज मिल गए, बड़ी खुशी की बात है। बहुत प्रयास किया होगा आपने, और वाकई हम लोग एक ऐसे समय में हैं, गुजर रहे हैं, ऐसे समय से गुजर रहे हैं कि लगता तो है कि सब कुछ अब ठीक होने वाला है, लेकिन अब पता नहीं ठीक हो या नहीं हो। लगता तो है कि सब ठीक होने वाला है। कुछ अजीब कुछ घटनाएं हैं, जैसे सेंसेक्स वगैरह बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, लेकिन लगता है कि वो जो वार वाली जो घटा थी वो शायद घट रही है। अब हम लोग सुने उनकी बात जी की बात सुने तो हम लोगों को ज्ञान होगा। बस इन शब्दों के साथ मैं राम मोहन जी का बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। हाँ सर, राम मोहन साहब प्लीज शुरू करें। जी, आज का भारत में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोदी साहब का विजिट पिछले 3-4 दिनों में फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स के में। ये थोड़ा अनयूजुअल टाइम है। इंटरनेशनल विजिट्स इंडियन समर में होते हैं, वैसे तो कभी भी हो सकता है इमरजेंसी में, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ट्रम्प के आए हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ है, उसने पहले ही दिन रिक्वेस्ट किया था 21 जनवरी को कि मोदी साहब आके मिले। उसने और 2-3 आदमियों से बात की थी। नेतन्याहू हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, वो तो जाके मिल के आ चुके हो, 4-5 दिन के अंदर ही चले गए थे। उसके बाद ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंट विजिट जो है सो मोदी का हुआ है अमेरिका। उसके पहले मोदी साहब 1.5 दिन तक फ्रांस में थे। फ्रांस में गए थे 2 चीज सॉल्व करने। एक तो यूक्रेन वॉर में किसी तरह से यूरोपियंस को वहां से डिसएंगेज करना है, कि यूरोपियंस अमेरिका के कहने पर अननेसेसरी लूजिंग पावर को सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को, जिससे कि अभी तक का अंदाज है कि 65,000 आदमी मर चुका है यूक्रेन, शायद उससे ज़्यादा भी तक, पर 75-80 हज़ार का एस्टिमेट है। 65,000 तो नोन है। तो यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने से इंडिया को काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि यूक्रेन इंडिया का बहुत बड़ा सप्लायर था, नेवल शिप्स का, डीजल इंजन्स का। पहले तो रेलवे में भी डीजल इंजन्स लगता था यूक्रेन का, लेकिन बहुत सेक्टर में यूक्रेन से फ़ायदा हो रहा था इंडिया में, तो वो शायद 1-2 साल में रिवर्ट कर जाएगा। वैसे तो समिट
जो था वो दूसरे चीजों पर था, लेकिन बायलैटरल टॉक हुए हैं फ्रांस के साथ। राफेल जहाज लेने वाले हैं शिप्स के लिए। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम यह है कि राफेल का पिछले 4 साल से कुछ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। इसलिए इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ कि नहीं करना चाहते थे, फ्रांस के पास पैसा नहीं था उसको टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव करने का। तो फ्रांस खोज भी रहा था कि कोई पैसा दे तो राफेल को इम्प्रूव करें, 5th जनरेशन पर ले आए और मल्टी फैसेटेड एरियाज में यूज करने का था, वेरी हाई ऑल्टीट्यूड एंड एयरक्राफ्ट कैरियर में। उसके लिए मोदी साहब एक स्क्वाड्रन का डील करके आए हैं। सेकेंड स्क्वाड्रन भी लेंगे, लेकिन पहले के खत्म होने के बाद। इसमें यह एडवांटेज है कि फ्रांस को अपनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम है और इंडिया को भी फायदा है। राफेल का नेक्स्ट मैन्युफैक्चर जो होगा वो इंडिया में होगा, कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन करीब 70% इंडिया में होगा, 30% टेक्नोलॉजी विशेष जहां है वो फ्रांस में होगा। ये डील हो गया है फ्रांस के साथ। और तो बहुत कुछ इधर उधर की बातें होती हैं, इंटरनेशनल चीजें होती हैं, वो तो होता ही रहा। यूक्रेन वॉर में फ्रांस इंडिया से एग्री किया कि हम लोग अब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसा है वैसा हो जाने देंगे, और राफेल का डील हुआ। उसके बाद अमेरिका गए ट्रंप के इनविटेशन पर। पहला सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो हुआ ट्रंप के साथ कि ट्रंप हैज एग्रीड टू विजिट इंडिया वेरी सून, करीब मिडिल ऑफ अप्रैल टू एंड ऑफ अप्रैल में आएगा। सेकेंड टॉपिक जो था ट्रंप से डिस्कस करने को था मोदी जी को, नॉट ए कंप्लेंट बट फैक्ट कि जो अमेरिकन डीप स्टेट है, स्पेशली डेमोक्रेटिक पार्टी एंड मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में बहुत दिनों से लगे हुए थे, करीब 15 साल से। 2012 से तो डेफिनेट इंडिकेशन है कि पहले बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हुए। रिप्लेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो राइटिस्ट गवर्नमेंट जो इंडिया में हुई है बीजेपी को, उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें हुई। पहले तो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन पिछले 4 साल से बहुत ज्यादा इन लोग लग गए थे इंडियन गवर्नमेंट को, कोई भी हो, मोदी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी यहाँ पर हो, डिस्टेबलाइज करना और प्रो अमेरिकन इंटरेस्ट में गवर्नमेंट को बनाना। उसमें तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग, आप लोग जानते ही होंगे कि एक किसान आंदोलन, खालिस्तानी कन्वर्शंस, मणिपुर, नक्सल्स और एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल, 1% ऑफ द जर्नलिस्ट एंड मीडिया पर्सनल, उनको रिक्रूट किया था अमेरिकन डीप स्टेट ने, उसको डिसमेंटल करवा आए मोदी साहब। ये नहीं कि मोदी ने कहा कि डीप स्टेट को हम नहीं कहेंगे कि नहीं करे, ट्रंप को भी डीप स्टेट पर कंट्रोल नहीं है अभी तक। डीप स्टेट के सबसे बड़े जो लीडर हैं, एटलीस्ट वोकल लीडर है, वो हिलरी क्लिंटन और बराक ओबामा, बरकत ओबामा। उनका रियली नाम पासपोर्ट में तो बरकत लिखा हुआ है, उनको कहा जाता है बैरक। वेरी प्रो इस्लामिक लीडर ऑफ अमेरिका। तो उन लोगों का जो इन्फ्लुएंस था अमेरिका में खत्म तो नहीं हुआ है, बट दे हैव अग्रीड टू गो स्लो व्हाइल ट्रंप इज देयर इन द सीट। अदरवाइज ट्रंप ने कहा था कि हम तुम लोगों को वायलेंटली उखाड़ देंगे। एक होता है किसी को डिस्प्लेस करना,
दूसरा होता है वायलेंटली उखाड़ देना। तो ये थ्रेट ट्रंप का काम कर गया। तो डीप स्टेट जो है दैट हैज गॉन बिहाइंड द सीन्स, इससे हिंदुस्तान में बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्टी हुई है। मेन डिफिकल्टी हुई है कांग्रेस पार्टी को और आम आदमी पार्टी को और किसान आंदोलन को। कन्वर्शन इन असम, मणिपुर, नागालैंड, न्यूज में तो यहाँ नहीं आया है, कम से कम बिहार के न्यूज में, दिल्ली के न्यूज में नहीं आया है, लेकिन असम से 5, अब मणिपुर बर्मा बॉर्डर से 7 अमेरिकन मिशनरीज, कैथोलिक मिशनरीज have not been caught, they have been deported. Deported का मतलब होता है कि विदाउट ट्रायल प्लेन पर बैठाया, अमेरिकन एसेट्स में पहुंचा दिया उनको, वहां पर मिडिल ईस्ट में कतार में पहुंचा दिया गया उन लोगों को कि ले जाइए। इन लोग अमेरिकन उसमें 2 कैनेडियन भी थे, लेकिन डुअल नेशनैलिटी वाले थे। ये न्यूज नहीं आई है यहाँ के न्यूज़पेपर्स में, लेकिन ये क्रैकडाउन ऑन जो अगेंस्ट द स्टेट काम करते थे इंडिया में, अगेंस्ट द रिलीजन काम करते थे, अननेसेसरीली कन्वर्शन करते थे। एक होता है कन्वर्शन का दौर था 50s में, उसमें किए, पढ़ाई लिखाई प्रोड्यूस किए, पढ़ाई लिखाई दिए नागालैंड में, वो तो ठीक था। लेकिन उसके बाद अब एंटी स्टेट एक्टिविटी हो गया इन लोगों का कन्वर्शन में। ड्रग्स को सपोर्ट करते थे, ड्रग ट्रेड को। उस पर आपने सुना होगा कि मिजोरम और मणिपुर में गवर्नर्स बदले गए हैं। गवर्नर्स हैव बीन गिवन डिक्टेटोरियल पावर्स। जैसे कोई डिक्टेटर होता है ना, उसके अंडर में प्राइम मिनिस्टर काम करता है, वैसे ही वहां का गवर्नर को सुपर पावरफुल बना दिया गया। बिकॉज पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक बेनिफिट, जैसे राशन पानी जो होता है, वो पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं, अब गवर्नर के हाथ में हो गया। बिहार के रेस्पेक्ट में आप नहीं समझ पाएंगे इसकी डिस्टिंक्शन, लेकिन अब जो है गवर्नर कैन कंट्रोल कि हु इज टू बी गिवन द बेनिफिट एंड हु इज टू बी डिसलॉज्ड। ये इसकी भी फाइनल सील मुहर मोदी जी ने ट्रंप से लिया कि आपका जो डीप स्टेट है, आपका डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस को करिए कि बंद कर। इससे इंडिया को डिस्टेबलाइज होता है, चाइना को फायदा होता है और हमारे लोग अननेसेसरी मारे जाते हैं। और एक ये होक्स जो है, किसान आंदोलन जो होता है, जो 3 साल से, हम तो दिल्ली में रहते हैं, देखें कि क्या क्या सत्यानाश हुआ है यहाँ पर, कितना प्रॉपर्टी, वर्क, प्रोग्रेस को सैक्रिफाइस किया गया है। ये जो फेमस फार्मर्स एजिटेशन जो है, जो फार्मर्स जो उनको खुद पता नहीं है कि क्या करने, क्या मांग, क्या चाहिए उनको। सिर्फ देखे होंगे कि सिर्फ पंजाब में ही ये इफेक्टिव था, क्योंकि पंजाब में डीप स्टेट जो है एंड द कन्वर्शन गैंग वर्किंग विद द डीप स्टेट, करीब पंजाब में पिछले 10 साल में 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा सिखों को, शेड्यूल्ड कास्ट सिखों को कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया। इसमें मोदी साहब ने पोप को भी मैसेज भिजवाया है कि हम लोग इज्जत तो आपकी करते हैं, लेकिन हमारी भी आप इज्जत करिए। फ्रांस में भी उन्होंने मैसेज दिया था कि वी लव क्रिश्चियनिटी, वी रेस्पेक्ट क्रिश्चियनिटी, बट डोंट मेक अस हेट इट स्टेट वाइज। एक ये डेवलपमेंट हुआ। ट्रंप साहब के साथ तो मेनली टैरिफ वॉर था, वो रहेगा। जो सच पूछे तो बहुत लोग, हमारे फ्रेंड्स लोग, कोलीग्स लोग कहते हैं ये तो इंडिया के लिए अच्छा है। अगर इंडिया का टैरिफ लगाएगा, अमेरिका को तो जरूरत है इंडियन प्रोडक्ट्स की, या इंडियन लेबर की, या इंडियन
पार्टिसिपेशन की उस पर टैरिफ लगाएगा तो हिंदुस्तान को ही फायदा होगा, बिकॉज ये इंडियन चीजें सस्ती हो जाएंगी वहां अमेरिका में टैरिफ लगाने से, तो अमेरिका का डिपेंडेंस इंडिया पर बढ़ जाएगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक थॉट है, देखिए आगे क्या होता है। जो अनयूजुअल टैरिफ बैरियर जो ट्रंप ने लगाया है, वेरी वेल थॉट आउट, बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक्स वाले लोग लगे हुए हैं इस पे। उन्होंने एडवाइस किया क्योंकि ट्रंप को खुद इतनी बुद्धि नहीं थी कि टैरिफ वॉर लगाने से फायदा ही होगा। बहुत लोग डरते थे कि नुकसान हो सकता है, कि अमेरिका में लोगों के जो चाइना से स्पेशली जो आता था वो महंगा हो जाएगा, तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो है, जो कंज्यूमर गुड्स जो है, चाइना इज द बिगेस्ट पार्टिसिपेट द बिगेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स। जितने प्लास्टिक गुड्स सब आप लोग जानते ही होंगे कि अमेरिका चाइना पर कितना डिपेंडेंट है, जूता से लेके मच्छरदानी से लेके वॉशिंग मशीन से लेके कार की बैटरी, उस पर टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका में महंगा होगा। तो पेट्रोल गाड़ियों को बहुत बड़ा शॉट इन द आर्म मिला है। डेट्रॉइट की इंडस्ट्री जो थी, जो पिछले 5 साल से 5% पर ईयर के डिक्लाइन में थी, सडनली ऑलरेडी 15 दिन के अंदर में दे हैव शोन a 15% राइज इन न्यू एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। फैक्ट्रीज जो बहुत दिनों से स्टेलमेट में थे या बंद पड़े थे, उनको खोला जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि पेट्रोल अमेरिका के पास अगले 50 साल के लिए काफी है। वी विल नॉट थिंक बियॉन्ड 50 years, वी डू नॉट नीड टू इम्पोर्ट ऑयल। तो सऊदी अरेबिया को जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था अमेरिका में, उसको उन्होंने ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट इज टू मच ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस, हम लोग इनको सेव करते हैं, उसका इन लोग पैसा भी नहीं देते हैं, तो अब इनको हम सपोर्ट क्यों करें। तो अमेरिका ने अपना ऑयल प्रोडक्शन 40% बढ़ा दिया है, कहते हैं 40%, लेकिन अंदाज से उतना नहीं होगा, 5-7% अभी बढ़ा है। वर्ल्ड का ट्रेंड देखा जाएगा, शायद अमेरिका अगर इंपोर्ट करना छोड़ दे ऑयल वर्ल्ड से, तो ऑयल प्राइसेस 20-25% दाम घट जाएगा। तो ये हिंदुस्तान सबसे बड़ा चाइना के बाद सबसे बड़ा कंज्यूमर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि ऑयल बैरियर जो टैरिफ बैरियर चाइना पर लगाया है, लिथियम एंड रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसमें इन रेस्पेक्ट में अमेरिका चाइना से मोर देन 60% ऑफ अमेरिकन रेयर अर्थ्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। चाइना ने भी कहा कि हम भी लगाएंगे उतना ही टैरिफ। तो इसमें एडवांटेज है कि अब अदर कंट्रीज, जो इंडिया में भी थोड़ा बहुत रेयर अर्थ है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, साउथ ईस्ट एशिया में है, साउथ अमेरिका में है, उन लोग को एक एडवांटेज मिलेगा। तो चाइना को इंपोर्ट फ्रॉम चाइना को डिक्रीज किया जाएगा और दूसरे कंट्रीज को मदद की जाएगी। ये भी मोदी का एक पर्पस था, क्योंकि खुद अपने लिए नहीं मांगना चाहते थे, क्योंकि अपने मांगने से लोग ट्रंप को कहते कि भाई ये पार्टीजन राइट विंग गवर्नमेंट इज हेल्पिंग अनदर राइट विंग गवर्नमेंट। उसने जनरलाइज कर दिया कि हम अपना टैरिफ जो है these कंट्रीज से हम बढ़ा रहे हैं। इसका इफेक्ट फिलहाल तो पॉजिटिव है अमेरिका में टैरिफ बढ़ाने से, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा कोई नहीं जानता है। लोग सोचते हैं कि 1 साल के बाद ट्रंप को धीरे धीरे ईज करना पड़ेगा। ये जो टैरिफ बैरियर जो लगाया है, शॉक ट्रीटमेंट दिया है अभी, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। मोदी साहब को एक और बड़ी सक्सेस मिली अमेरिकन गवर्नमेंट से कि वो उनका एक प्लेन है F-35। एक प्लेन है शायद $600 मिलियन का होता है, वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। रशिया एक Su-57 बनाती है। रशिया क्लेम करती है कि
F-35 से भी ज्यादा एडवांस्ड है, लेकिन लोगों का कहना है कि दोनों इक्वल लेवल के एयरक्राफ्ट, वॉर एयरक्राफ्ट हैं। तो इन दोनों में से लगता है मोदी जी एक एक स्क्वाड्रन रशिया से लेंगे और एक स्क्वाड्रन अमेरिका से लेंगे, क्योंकि अमेरिका और रशिया के प्रोडक्ट्स में ये नुकसान है कि F-35 को वो अमेरिका असेंबल्ड बेचना चाहता है, दैट मीन्स नो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। और रशिया जो है Su-57 जो है वो खुद बना ही नहीं सकता है, उनके पास उतना फैसिलिटी नहीं है कि इतना मैन्युफैक्चर कर सके, इसलिए वो जॉइंट वेंचर पर कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद है। ये इस बहाने अमेरिका को प्रेशर पड़ा है कि F-35 दूसरा कोई नहीं खरीद सकता है, दूसरों किसी के पास उतना पैसा नहीं है, तो अगर उनको F-35 बेचना है तो उनको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करना ही पड़ेगा, जॉइंट पार्टिसिपेशन, क्योंकि $600 मिलियन उसका जो दाम है एक प्लेन का, उसकी वैल्यू है 200 से 250। हर प्लेन पर $300 मिलियन का फायदा होता है। मतलब एक बिक भी जाए तो जितना प्लेन का कॉस्ट है उससे ज्यादा उसका प्रॉफिट है, जनरेटेड इनटू द अमेरिकन सिस्टम। फायदा नहीं है, मतलब अमेरिकन सिस्टम में ही चला जाएगा। तो इस पर बात हुई है, हमारे कुछ कोलीग से आज ही बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अमेरिका मान गया है कि आप हमसे एक लीजिए और रशिया से एक लीजिए, उतने ही की जरूरत है इंडिया को। इंडिया को 2 स्क्वाड्रन की जरूरत है, एक रशियन और एक अमेरिकन लेगा। धीरे धीरे 35 एक तो लेगा, और अगर अमेरिका को बेचना होगा तो उसको रशियन जितना खर्चा पड़ता है उससे कम में बेचना पड़ेगा और जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा। जो इंडिया में जो तेजस का इंजन का प्रॉब्लम है, अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक देती थी, लेकिन वो उनका कहने का हरदम रहता है कि उनका मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, बहुत डिले है। वैसे साउथ कोरिया को वो जितना ऑर्डर किया उससे ज्यादा दे चुके हैं, इंडिया को जितना ऑर्डर किया गया था उसका 20% ही मिला है। इसलिए तेजस एयरक्राफ्ट का जो फ्यूचर है डावाडोल है। तो ट्रंप ने कहा है कि इस पर वो प्रॉमिस तो नहीं किया कि कुछ करेंगे, बोले कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं, उन लोग का अपना अपना क्राइटेरिया रहता है कि इंडिया को तेजस का इंजन बनाएंगे कि नहीं। इस बीच में फ्रांस से भी बात हो गई। फ्रांस ने कहा है कि तेजस का जो जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगता था वो साफरान कंपनी, जो डसॉल्ट राफेल की कंपनी है, वो बना के दे सकती। ये एक डेवलपमेंट है जिसको अमेरिका लाइटली नहीं ले रहा है, लेकिन कर क्या सकता है? अगर उसको बेचना है तो या तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करना पड़ेगा, दाम घटाना पड़ेगा, या फिर दूसरों को बेचना पड़ेगा। इंडिया नहीं लेने वाला। इंडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, इनकी डिमांड इतनी है, डिफेंस बजट इतना है कि कुछ भी खरीद सकता है इंडिया। ये तो अमेरिकन स्टेट की बात हुई, और क्या क्या हुआ है बतलाते हैं। बहुत रियल फैक्ट्स तो बहुत लोग कम जानते हैं, हम लोग भी सोच समझ के दोस्तों से सुन के यही सोचते हैं कि ये हुआ होगा। पहले जो मैंने बात की थी एक डीप स्टेट को कंट्रोल करने का, ट्रंप ने कहा मोदी जी को कि हम डीप स्टेट को रोक नहीं सकते। तो उसमें लॉकहेड मार्टिन है, बोइंग है, बड़ी बड़ी कंपनी, अमेरिका के 5 जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को छोड़ के, वो डीप स्टेट में इन्वॉल्व है। उसने ये कहा कि सोरोस जो है एक तरह का डीप स्टेट का कोऑर्डिनेटर है, बहुत बड़ा नहीं है सोरोस, लेकिन वो कोऑर्डिनेट करता था। बराक ओबामा कंट्रोल करते थे उसको। उन्होंने कहा कि इन पर 4 साल के लिए ब्रेक लग गया। इसमें जो डीप स्टेट ने, उन्होंने कहा ट्रंप ने मोदी को कि डीप स्टेट ने जितना डैमेज किया है उसको आपको टाइम है मेरे टर्म में
उसको री इन्वेंट कीजिए, द वेज टू डील विद देम। फर्स्ट एक्शन होगा अपने, ट्रंप ने कहा था, किसी प्रेस रिपोर्टर ने पूछा था कि बांग्लादेश के बारे में क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि मोदी विल, इट इज मोदीज प्रॉब्लम नॉट माइन। इसका कहने का मतलब कि डीप स्टेट मोदी को इसमें चैलेंज नहीं करे। बांग्लादेश डीप स्टेट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो फेल हो गया एक तरह से, क्योंकि जिस पर्पस से बांग्लादेश को वहां पर लाया गया था कि एक बहुत बड़ा सोशल क्राइसिस हो जाएगा, इंडिया उससे डर जाएगा, अननेसेसरी इंडिया उसमें वॉर में इन्वॉल्व होगा, या वो हुआ नहीं। इंडिया ने एकदम, ठीक है हिंदुस्तानी मर रहे हैं, हिंदू मर रहे हैं वहां पर थोड़ा बहुत, लेकिन बांग्लादेश का सिस्टम जो है सो इनऑपरेटिव हो गया। जो बांग्लादेश की आग लगाई गई थी हिंदुस्तान में, डीप स्टेट, जिसमें हमारे कोई एक दो पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व थे, वो अब खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन वो इंतजार करेंगे ट्रंप के जाने तक। 4 साल में क्या होता है कोई नहीं जानता है। शायद बांग्लादेश फिर वापस अपने पुराने स्टाइल में आ जाए। पाकिस्तान को भी इफेक्ट किया है डीप स्टेट। एक मुसव्वुर राना नाम का पाकिस्तानी आर्मी का कर्नल था, जो 26/11 के जो बम्बई में अटैक हुआ था, उसका मास्टरमाइंड था। उसी ने सब प्लान किया था। बहुत लोग उसके साथ, करीब 14-15 लोग थे, पाकिस्तानी ISI और बहुत सारे लोग थे उसके साथ। वो अमेरिकन प्रिजन में था। वो शायद आज कल में इंडिया एक्स्ट्राडाइट हो जाएगा ट्रंप के ऑर्डर से। उसको जुडिशियल ऑर्डर नहीं दिया गया है इंडिया को एक्स्ट्राडाइट करे। ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर कहा कि दिस मैन शुड गो टू इंडिया एंड फेस द ट्रायल देयर। इसका मतलब यह है कि ISI का इन्वॉल्वमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द अमेरिकन्स, कि ISI ने इंडियन स्टेट को डिस्टर्ब किया है। सबसे ज्यादा उनको इफेक्ट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये था कि जो 26/11 के जो अटैक हुआ था, उसमें अमेरिकन और इजरायली आदमी लोग भी मारे गए थे। जैसे अमेरिका और इजराइल, एक भी अमेरिकन या एक भी इजरायली मरता है तो उसको पूरा बदला लेते हैं जहां तक हो सके। तो इसमें अब इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया में मुसव्वुर राना का जो एक्स्ट्राडिशन है, शायद आ भी गया आज या कल आ जाएगा। उस पर अब 20 साल पुराना, 19 साल पुराना केस चालू किया जाए। भले तो वो 70s में है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा विप, चाबुक लगा है पाकिस्तानी ISI का, इंटरस्टेट इंटेलिजेंस को, जिसको कि अमेरिकन डीप स्टेट बहुत दिनों से, 15 साल से सपोर्ट कर रही थी। बस यही सिचुएशन है। देखिए मोदी साहब आके तो बिजी हो जाएंगे। 2 चीज है कि कम से कम एक फार्मर्स एजिटेशन का तो कोई आजकल नाम नहीं सुनता है। आजकल ये सबसे बड़े दिल्ली के पॉलिटिक्स के हीरो केजरीवाल हैं। वो अपना बेचारा लड़ रहा है अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसके ऊपर में 100 ये केसेस पेंडिंग है, जिसमें से करीब 30 तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसका अभी तक तो फीस दिल्ली गवर्नमेंट देती थी लोगों को, वकीलों को। अब ऐसा कोई वकील नहीं है कि फ्री उनके लिए लड़ेगा। एक बहुत बड़ा ये लीगल चैलेंज है केजरीवाल को। और मोदी साहब ने कह दिया है लोगों को कि जो हेल्प करेगा केजरीवाल को, दे विल बी ऑन द स्पॉटलाइट। कि कहाँ से आपका पैसा एग्जामिन किया जाएगा, कहाँ से आता है। उसमें मनु सिंघवी भी है, कपिल सिब्बल भी हैं, दूसरे भी हैं। ये तो खाली इंटरनल पॉलिटिक्स हो गया। लेकिन चूंकि केजरीवाल का जो पूरा प्रोजेक्ट जो था, ये मैग्सेसे अवार्ड से शुरू हुआ था। मैग्सेसे फिलीपाइन का प्रेसिडेंट था एक, जो CIA का कैंडिडेट था। उसको कहीं से जैसे
बांग्लादेश में यूनुस को कहाँ से पता नहीं पकड़ के लिया के प्रेसिडेंट बना दिया या एडवाइजर बना दिया। वैसे ही फिलीपाइंस में एक मार्कोस बहुत खतरनाक डिक्टेटर हुआ करता था, उसको हटा के मैग्सेसे को ले आए जो ऑर्डिनरी क्लर्क था कहीं ऑफिस में, उसको सडनली प्रेसिडेंट बना दिया CIA ने। तो मैग्सेसे अवार्ड अब हाल में सुनने में आया कि नोबेल प्राइज जो होता है वो भी डीप स्टेट का इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो डीप स्टेट जो है इंडिया को अफेक्ट शायद बुरा अफेक्ट नहीं करे, अच्छा तो नहीं करेगा डीप स्टेट इवन व्हेन इट इज लाइंग लो, लेकिन बुरा नहीं करेगा। जो पहला रिएक्शन जो आया है, जो सो कॉल्ड फार्मर्स एजिटेशन का, आज तक अभी तक तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कुछ हो रहा है। दूसरा है कि सज्जन कुमार को फांसी की सजा हो गई है। एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि सज्जन हार अभी भी कांग्रेस के लीडर हैं। ओपन में आ गया है कि कांग्रेस हैड सपोर्टेड मैसेकर ऑफ 6, तो बहुत मुश्किल हो गया है सरदारों को, जो अभी तक तो वो डीप स्टेट से मिलके इंडिया में, कनाडा में, इंग्लैंड में काफी झंझट करते थे, वो रुक जाएगा, करते थे, अब तो रुक गया है। देखें आगे क्या होता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा इस बार। अगर फार्मर एजुकेशन हुआ तो शायद इस बार सरकार वायलेंट मीन्स ऑफ सप्रेशन होगा। वैसे खालिस्तान का मूवमेंट तो काफी हद तक दब गया है या सो रहा है अभी। लगता है कि 2-3 साल में ये जो खालिस्तानी लोग जो है कनाडा से, उन लोग को जब प्रेशर पड़ेगा तो उन लोग को ये लाइन छोड़ना ही पड़ेगा। ये 10 साल का प्रोजेक्ट है खालिस्तान मूवमेंट को खत्म करने का, ये अब सक्सीड कर रहा है, क्योंकि कनाडा और अमेरिका से बहुत लोग हैं जो आना चाहते हैं इंडिया अपने फैमिली फंक्शंस के लिए, अपने काम के लिए, जो गए जाके पॉलिटिकल असाइलम मांगे थे अमेरिका में और कनाडा में, हम लोगों का जान खतरे में है, तो उन लोग का वीसा मिलना बंद हो गया। इससे उन लोग छटपटा रहे हैं और पछता भी रहे हैं कि हमने असाइलम मांगा था कि पॉलिटिकल हम लोग प्रिजनर्स थे या बहुत हमको जुल्म किया जाता था। तो ये जो माइंड चेंज खालिस्तानियों का शुरू हो गया है। सुनने में आया है कि 20,000 खालिस्तानी कनाडा में, वैंकूवर स्टेट है जहाँ पर के 70% सिख लोग वहीं रहते हैं, उन्होंने अपना एक नया मंच खोला है घर वापसी का। मतलब कि हम लोग अब पंजाब जाना चाहते हैं, हम लोग कनाडा में नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब है और अब सरकार से सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये भी मोदी जी का कुछ इस पर बात की है उन्होंने। एलन मस्क से बात की थी कि हमको खालिस्तान के प्रॉब्लम से बचाओ। वैसे एलन मस्क तो अमेरिकन भी नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट पोजीशन नहीं है उनकी, लेकिन वो ट्रंप के मोस्ट नंबर 1 एडवाइजर है। साउथ अफ्रीकन नेशनल है वो, लेकिन अमेरिका में ही सेटल्ड है। यही सब मोदी साहब गए थे इसको ओवरसी करने में। एलन मस्क से भी मिले हैं, एलन मस्क भी आएंगे अप्रैल में इनके साथ, ट्रंप के साथ। उम्मीद तो यही है अनलेस के बीच में कुछ हो जाए। और एक और बात चली है कि पुतिन और ट्रंप में कुछ बातचीत हुई थी कि हम लोग समिट करें। 1.5 घंटे फोन पर बात हुई है और दोनों लीडर्स ने एग्री किया है कि हम लोग मिलेंगे। उसके लिए वो लोग कैपिटल खोज रहे हैं, कहाँ मिले, तो उसके लिए मोस्ट प्रोबेबल प्लेस इज दिल्ली। तो अप्रैल मई में हो सकता है कि पुतिन, मोदी और ट्रंप का यहाँ समिट हो। पक्का तो नहीं है यहीं आएंगे या दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन मोदी साहब इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने बात करवाई पुतिन और ट्रंप को डायरेक्टली, नॉट थ्रू इंटरलोक्यूटर्स। एक फॉरेन मिनिस्टर दूसरे फॉरेन मिनिस्टर से पहले मिलेगा, लेकिन सुना है कि 1.5 घंटे तक पुतिन और ट्रंप की बात हुई है। 1.5 घंटे में मतलब समझिए कि 45 मिनट
ट्रांसलेशन है 45 मिनट टॉक। ये 45 मिनट दो हेड ऑफ स्टेट अगर बात करें तो बहुत बहुत बात किए होंगे। ये यूक्रेन वॉर भी खत्म होगा, जो दुनिया के लिए नुकसान है, हिंदुस्तान को भी नुकसान हो रहा था, और इन पेट्रोल के दाम कम होने वाले हैं। अगर अमेरिका तेल लेना छोड़ दे सऊदी अरेबिया को तो मार्केट प्लंज कर जाएगा। अभी जो करीब 80 से 100 डॉलर के बीच में ऑयल है, वो करीब 60 से 80 के बीच में आ जाएगा। उम्मीद तो यही कर रहे हैं, आएगा तो हिंदुस्तान में बड़ा फायदा हो। तो इंडिया का प्रोग्रेस जो है अभी तक पेट्रोलियम से ही डिराइव था। जितना यहाँ के इंडिया का एनर्जी का नीड है, हम समझते हैं कि 70% से ज्यादा ऑयल एंड गैस से होता है। यही सिचुएशन है। बहुत जगह मोदी को इनविटेशन मिला है कि हमारे यहाँ भी आके कुछ इस तरह के जो झंझट है उनको ठीक किया जाए। इसमें से अफ्रीका वाले कंट्री हैं, लोग सब मोदी को बुला रहे हैं कि हम लोग बहुत सताए गए हैं अमेरिकन एंड चाइनीज इंपीरियलिज्म से, कि हम लोगों से पैसा बहुत ले लेते हैं, उतना हम लोग को रिटर्न नहीं मिलता है। एक छोटे कंट्री रुवांडा का $1 मिलियन अगर है, उसका वैल्यू $500 मिलियन है अमेरिकन उसके लिए। तो अमेरिका को अमेरिकन सामान बेचते हैं वहां पर, या उनकी सिक्योरिटी का खर्चा देते हैं। इसीलिए बहुत कंट्रीज हैं मोदी को इनवाइट कर रहे हैं, या ग्लोबल साउथ के फोरम में, कि कुछ हम लोगों को आवाज हमारी ऊपर तक पहुंचे। ये हम समझते हैं कि वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है कि इंडिया जो है सो ग्लोबल साउथ का इमीडिएट लीडर है। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल बहुत कंट्री, कम से कम 50 से 60 कंट्रीज हैव इनवाइटेड इंडिया टू बी देयर रिप्रेजेंटेटिव इन G20, यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल अदर फोरम्स। इसमें एक इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है अगले महीने ओमान में, उसी के लिंक से। बस इतना ही कहना है। बहुत सारी चीजें इसमें मैंने जो कहा है, ये न्यूज एंड फ्रेंड्स लोग से बात करने हुआ है। यूट्यूब में तो थोड़ा एग्जैजरेटेड इंफॉर्मेशन मिलता है, सब अपना अपना लाइन में गप लगाते हैं, लेकिन बैलेंस समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा आप देखेंगे सिस्टम चेंज हो गया है। ये जो लेफ्ट लिबरल, जैसे दिल्ली में हम लोग कहते हैं लुटियंस गैंग, उन लोग पर्दे के पीछे छुप गया, जिनको फंड करती थी फोर्ड फाउंडेशन, सोरोस, और भी 2-4 इंस्टीट्यूशंस हैं, वेटिकन, जो सोरोस कैथोलिक चर्च का पैसा आता था, वो रुक गया। जी आप लोग कोई छोटा सा टॉपिक लीजिए जिसमें डिस्कस करना चाहें, तो उसमें मैं बात करने को तैयार हूँ। हाँ, जैसा बहुत बहुत इंफॉर्मेशन आपने दिया, कब क्या क्या होने वाला है और कैसे कैसे मोदी का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। यूट्यूब की बात आपने कही सर, तो यूट्यूब में एक दिखाया कि अभी अमेरिका में कोई मीटिंग हो रही थी, उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति ने मोदी को इग्नोर किया, मोदी को छोड़ करके दूसरे से बात करने लगे। और ये 5 तरह का बैंड ट्रंप ने लगाया कि 18,000 इंडियन को मतलब वहां से हटाने की बात हो रही है। नंबर 2, बचपन माने बर्थ से जो सिटीजनशिप मिलती थी उस पर रोक लगाने का। नंबर 3, इंपोर्ट पे इतना टैक्स लगा दो कि मतलब इंडिया अपना सामान वहां बेच नहीं सके, इंपोर्ट टैक्स लगाने का। और ऐसे कई तरह के बंधन ट्रंप ने लगाए, जिससे कि जो उम्मीद थी कि ट्रंप के आने के बाद भारत को मिलेगा, और जैसे ये 45-46 आदमी को मतलब हथकड़ी लगा करके और प्लेन से यहाँ पे इंडिया लौटाया गया, वैसे ही मोदी तुरंत दौड़ करके अमेरिका गए। तो ये सब जो है
इसका प्रभाव चाइना को तो बहुत खुशी होती होगी और इससे कुछ निगेटिविटी झलक रहा है। तो लेकिन आपने जो आज बताया उसमें सब पॉजिटिव एफर्ट बताया कि ट्रम्प बहुत तरह से हम लोगों को हेल्प करने का, और सबसे बड़ा कि 26/11 के कांड के अपराधी को हम लोगों के इंडिया में आजकल में भेज देंगे तो हो सकता है कि अच्छा सजा मिले। और इस संबंध में आप क्या बोलेंगे कि ये हम लोगों के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा? और नंबर 1, नंबर 2, यदि अमेरिका का रुख इंडिया के प्रति कुछ यदि नेगेटिव गया तो चाइना तो हम लोगों पर अटैक करने के लिए बैठा ही हुआ है। अच्छा, चाइनीज फोर्स भी वहां पर मतलब बॉर्डर पे लगी हुई है और कुछ हमने एक यूट्यूब में ही देखा कि कुछ उगार सा सिलसिला तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में आप क्या बोलेंगे? जी, पहले हम ये इंडियन इमिग्रेशन के बारे में बताएंगे। जो पब्लिश्ड फिगर जो जनरली आया है उसकी 18,000 इंडियंस जो हैं अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड हैं, ये ओवरस्टेड हैं, इन लोग को वापस लाया जाएगा। सच पूछिए तो हिंदुस्तानी जो वहाँ करीब 2 लाख है, जिसमें 18,000 जो एकदम क्रिमिनल माइंडसेट के आदमी हैं उन्हीं को पिन पॉइंट किया गया। अच्छा, ये कहना बहुत मुश्किल है। या पिछले 6 महीने में अब तो पहला 104 का जो ग्रुप आया था अमृतसर में, उसमें सब थे जो 1 महीना पहले ही अमेरिका गए थे, तो उनका सामने ही पकड़ा गए तो क्या करेंगे? वॉल पर चढ़ते हुए पकड़ा गए तो उनको तो भेजना ही पड़ेगा। तो 18,000 जो है, ये जो है जितने अमेरिकन CIA सिस्टम जो है उनका जो अपना इंफॉर्मेशन है, जो जितने वायलेंट या जिनकी क्रिमिनल टेंडेंसीज थी उनको वापस करेंगे पहले लॉट में। उसके बाद भी करीब 1.25 लाख हिंदुस्तानी बचते हैं जो इलीगल है या 2 साल से ज्यादा वीजा ओवरस्टे किए हुए हैं। ये देखिए, लीगली ऐसा पोजीशन है कि इंडिया इसको फाइट नहीं कर सकता। इंडिया में देखिए 2.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं, करीब 40 लाख रोहिंग्या हैं, 35 से 40 लाख रोहिंग्या। इनको कैसे निकाला जाए? अभी तक तो इनको निकालने के लिए डीप स्टेट या अंग्रेज लोग या अरब लोग कहते थे कि भाई मुसलमान इनको छोड़ दो, आने दो। लेकिन अब ये इंडिया के हाथ में ये एक मोरल एक स्टिक आ गया है कि हमारे यहाँ जो 2.5 करोड़ या ऑलमोस्ट 3 करोड़ रोहिंग्या वगैरह का मिला के हैं, इनको हम निकालेंगे तो अब अमेरिकन या दूसरे या वेस्टर्न पावर्स हम पर कमेंट नहीं कर सकते, हम पर प्रेशर नहीं डाल सकते कि हम लोग तैयार हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया को यही चाहिए। बहुत डिस्कशन हुआ था कि छोड़ दिया जाए हमें, ये लोग कह रहे थे कि मोदी जाके रिक्वेस्ट करें कि नहीं उन लोगों को हाश लिया जाए। तो हमको लगता है कि ट्रंप से तो नहीं बात हुई होगी, लेकिन दूसरे लोगों से बात हुई थी। अमेरिकन ने यही कहा कि भाई जो एसिमिलेट कर गए हैं अमेरिका में, उन लोग को सबका बैकग्राउंड मोरलेस पता ही रहता है, उनको हम तंग नहीं करेंगे। लेकिन ये जो वायलेंट हैं, इसके अलावा करीब 1,50,000 से 80,000 तक जो है सो न्यूसेंस है वहाँ पर। न्यूसेंस है कि मतलब एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। गुरुद्वारा मंदिर में तो कम, गुरुद्वारा और मस्जिद में जाके रह जाते हैं। इंक्लूडिंग सरदार लोग हैं, सो मस्जिद से पकड़ा गया है, तो समझ जाइए कि उनका क्या नेटवर्क रहा होगा। इन लोग अमेरिका के लिए भी प्रॉब्लम है
और इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है। इससे अच्छा है कि हम लोग खुद उनको डील करें, उनको आने दीजिए। मेरे इंडिया देखिए, कुछ दिन इंडियन पॉलिटिकल स्टेट ने या ऑपोजिशन ने मुंह नहीं खोला है कि इंडियंस को वापस क्यों कर दिया अमेरिका को। नाराजगी नहीं की है, प्रे भी नहीं किया कि प्लीज छोड़ दो, क्योंकि पता है कि इलीगल काम है। इलीगल इंडिया टॉलरेट नहीं कर सकता इलीगल। देखिए, इंडिया का 2-2.5-3 करोड़ यहाँ जो फालतू है हिंदुस्तान का अनाज खा रहे हैं और दुष्कर्म करते हैं, सब तरह का प्रॉब्लम करते हैं ना यहाँ पर। उससे बिल्कुल। बांग्लादेशी और रोहिंग्या से इंडिया को कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। कोई होता कि एबल बॉडीड होता कि चलो हम लोग माइनिंग में काम करेंगे, खेत में काम करेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, वो नहीं है। बांग्लादेशी जो आए हैं उसमें कुछ हिंदू भी हैं, बांग्लादेशी 2-3% हिंदू भी हैं या रोहिंग्या हैं। उन लोग खाना चाहिए पूरा, ये काम नहीं करना। अगर बांग्लादेशी अगर पिछले 15-20 साल में इंडियन लेबर फोर्स में अंदर आ गया होता तो लोगों की सिंपैथी होती कि भाई मेरा काम करता है, खेत में काम करता है, माइनिंग में काम करता है। माइनिंग में जनरली लोग हिंदुस्तानी लोग नहीं जाता, तो बांग्लादेश लेबर को रिप्लेस करता। लेकिन नहीं, उनको चाहिए कि मुफ्त का खाना मिले हमको, अब मस्जिद हमको जाने का टाइम मिले, 5 बार नमाज पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इन्वॉल्व होके मारपीट यही सब करना है। तो इंडिया के लिए अनवांटेड है। इमिग्रेशन जो होती है अगर लेबर बेस्ड हो, नीड बेस्ड हो, दैट इज वेलकम। कोई हम इंडिया में अगर कोई आता, इतना बड़ा ग्रुप, करोड़ों लोग आते जो इंडियन फैक्ट्रीज में, इंडियन खेत में, इंडियन माइनिंग में, इंडियन शिपिंग में, इंडियन ट्रांसपोर्ट में काम करते, तो इंडिया उनको वेलकम करता। लेकिन एक भी आपको बांग्लादेशी नहीं मिलेगा जो प्रोडक्टिव काम करता हो या करने की कोशिश किया हो। उनको मुफ्त में राशन चाहिए, मुफ्त में खाना चाहिए, मुफ्त में उनको मस्जिद में, सब तरह का उनको प्रिविलेज चाहिए। लेकिन रिटर्न मतलब कि दिल से वो नहीं इंडिया को अपनी माँ समझते। बिल्कुल नहीं। वो टेम्पररी है, पहले कि हम अपने हिसाब से हिंदुस्तान को बनाएंगे, उसके बाद हम हराम का खाएंगे और हराम को दूसरों को खाएंगे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस इन एटीट्यूड है। जो नॉर्मल इमिग्रेंट होते हैं वो जाकर काम करते हैं। तो इंडिया के भी बहुत लोग चाइना में काम करते हैं, हम समझते हैं कि 50,000 लोग हैं, सब वहाँ पर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अपना फैक्ट्री में प्रोडक्शन में आते हैं। लेकिन किसी बांग्लादेशी को सुना होगा आपने कि टेल्को में कुली में काम करने में लग गया, या कहीं आयरन और इसमें माइनिंग जो मेहनत का काम है, जो क्रिटिकल वर्क है, उसमें नहीं आता। तो हमारे लिए जितने ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं अनप्रोडक्टिव वर्कर्स। अमेरिका भी यही सोच के, हमारे अंदाज से हमको तो लगता है कि 2-4 महीना तो चलेगा, अमेरिकन्स विल डिसाइड कि इसमें प्रोडक्टिव इंडियंस कौन है और खुराफाती इंडियंस कौन। विश्वास नहीं कीजिएगा, 20 से 25% जो है वही बांग्लादेशी टाइप ऑफ एटीट्यूड अमेरिका में लेके बैठे हुए। हिंदुस्तानी जो गए हैं कि किसी तरह से हमको वहां पर जगह मिल जाए, आराम से रहें, काम नहीं करना। काम करना तो वही चोरी चमारी वाला, टैक्सी ड्राइवर है, दुकान के वर्कर्स है, लेकिन वहाँ की खेती में काम करना कोई नहीं रहता। सबसे ज्यादा अमेरिका में अगर डिमांड है वो एग्रीकल्चर वर्कर्स की है। क्यों नहीं हिंदुस्तानी लोग गए हैं एग्रीकल्चर? कभी सुने हैं किसी को जिनका कहेगा कि मेरा बेटा बेटी वहाँ करता है, भतीजा काम करता है? किसी को सुने हैं क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में जाकर ट्रैक्टर चलाता है या खेती में करता है? तो इंडियंस लोग जो गए हैं अभी उसी रेस्पेक्ट से गए हैं जैसे बांग्लादेशी सब इंडिया आया है, कि ये नहीं कि इंडिया में बहुत खराब था, लेकिन वहाँ पर कम मेहनत से ज़्यादा पैसा मिलता है, इसके लिए गए।
ये अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है, लेकिन इंडियन इस टाइप के इंडियंस हैं, उन लोग को कहीं जगह नहीं मिलेगी। जैसे खालिस्तान भी है, अमेरिका में तो बहुत कम है खालिस्तानी, 10,000 हैं, तब भी 10,000 काफी है कैलिफोर्निया में। उनका भी यही है, कोई भी किसी बड़े धंधे में नहीं है, वहां तो टैक्सी तक नहीं चलाता सरदार से। कनाडा में तो खैर कंप्लीट रूल है उसका। तो अमेरिका से तो इंडियंस को 2 लाख हैं, उसमें से 1 लाख तो आएगा ही वापस, लेकिन 3-4 साल लगेगा ना। तब तक देखें, शायद अमेरिका का मूड ठंडा हो जाए, या इंडियंस लोग का एटीट्यूड बदल जाए, और लीगली समझिए आप, भले बहुत लोगों को अफेक्ट करता हो, ये जो नेचुरलाइजेशन बाय बर्थ जो कहते हैं कि 2 इंडियंस गए, वहाँ उनका बच्चा पैदा हो गया अमेरिका में, तो अमेरिकन सिटीजन है। ये हमारे यहाँ शायद होता होगा कि दुनिया में कहीं नहीं होता। हम लोग डिप्लोमेट्स हैं, जैसे मैं डिप्लोमेट हूँ, स्पेन में हुआ था, उसको नहीं दिया, लेकिन मांगा भी नहीं, तो क्या सकते थे ना कि इसका स्पेन में जन्म हुआ, इसको स्पेनिश पासपोर्ट दीजिए, लेकिन नहीं, आपका जो पेरेंट्स हैं वही आपका डिसाइड करें। तो बड़ा मुश्किल है। एथिकली तो अमेरिका जो कह रहा है करेक्ट कर रहा है कि आप if you came as an alien, as a foreigner, and if you have a child born here, will also be जैसा माँ बाप होता है वैसा बेटा होगा। इम्प्लीमेंट करेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये थ्रेट तो दिया है। और दूसरा ये सुनने में आया कि मतलब इसके पहले ये रूल था कि ट्रम्प मतलब बच्चा जैसे हो गया वो अमेरिकन सिटीजन हो गया, अमेरिका में बर्थ हुआ तो, लेकिन इसको ट्रम्प ने अभी तोड़ दिया। ये कल के न्यूज में हमने देखा है कि इसको तोड़ करके कि नहीं, बाय बर्थ कोई वहां पर सिटीजनशिप नहीं ले सकता, ये अभी तोड़ा नया। देखिए, ये लीगली एंड मोरली स्पीकिंग करेक्ट है, करेक्ट है। अच्छा, भले आपको दुख हो, एक ऐसा हो रहा है, लेकिन लीगली तो ये एकदम करेक्ट चीज किया है अमेरिका। इसको आप कैसे डिफेंड करें? उसके हिसाब से जो बांग्लादेशी सब जो हिंदुस्तान में आया है, 1.5 करोड़ आया था, 2.5 करोड़ हो गया, 1 करोड़ यहीं पैदा हुआ तो हिंदुस्तानी हो गया वो। आप क्या सोचते हैं? हिंदुस्तानी वो माने मन से मोरल से तो नहीं हुआ है, डिस्ट्रक्शन ही करता है और खाता है। आपने ये बढ़िया बात बोला है, बस वो बिना मेहनत के खाना चाहता है, लूट के खाना चाहता है। और कुछ नहीं, एकदम नंगा सत्य है। जो रियलिटी है, हम लोग नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें खराब लगता है इसको कि आइडेंटिटी इंडिया है, लेकिन फैक्ट यही है। जो इंडियंस जो गए हैं H1B वीसा पर, पहले का बात छोड़ दीजिए, सुंदर पिचाई का जो गैंग था 70s का, अर्ली 70 का माइग्रेशन का था, उस समय ये गए थे सब काम करने, अपने को डेडिकेट कर दिया अमेरिकन बनने। लेकिन पिछले 5-6 साल में या 10 साल में जो गए हैं, बहुत लोग तो इसीलिए जाते हैं कि वहाँ बच्चा पैदा करें जो अमेरिकन हो जाए। ये भी मेथड ऑफ इमिग्रेशन था। इसको कैसे कर दिया? देखिए, लीगली करेक्ट एंड मोरली करेक्ट 2 चीज होती है। लीगली तो करेक्ट है कि आपके माँ बाप अगर हिंदुस्तानी हैं तो आप हिंदुस्तान में अगर पैदा हुए हैं तो, या हिंदुस्तान में कंसीव हुए हैं तो वहीं जाइए, वहीं पैदा, वहीं के हैं। ये नेचुरल रूल है। ये अमेरिकन भले दुख लगता है कि ऐसा किया उन्होंने, इम्प्लीमेंट नहीं किया है, भी सिर्फ कहा है। अच्छा, कुछ देंगे। सिमिलरली बहुत लोग जो हैं सो माँ बाप को बुला लेते हैं, चाहिए अब आप रिटायर हो गए, आइए यहाँ पर रहिए। ये भी इनकरेक्ट है उनके अमेरिका के हिसाब से।
अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर जो होता है हेल्थ सेक्टर पर होता है। बहुत करप्शन है हेल्थ सेक्टर में, लेकिन सबसे बड़ा इंडस्ट्री जो है वो हेल्थ सेक्टर है। तो उस सेक्टर का एडवांटेज लेने के लिए आप अपने पेरेंट्स को बुलाइएगा। एक तो हुआ, दैट मीन्स यू आर गोइंग अगेंस्ट। अमेरिका ने जब पूरा हेल्थ सेक्टर बनाया या सोशल सर्विस बनाया अमेरिकन सिटीजन्स के लिए, अब ये इम्पोज अमेरिकन सिटीजन्स को क्यों लगे? Who are becoming people who become American citizens or American dependents by a legal law, ये भी अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है? तो सोचने की बात है। हम नहीं कहेंगे अमेरिका को जाके कैसा करो, लेकिन उनका जो आर्गुमेंट है वो तो करेक्ट ही है। सबसे बड़ी गलती करते हैं जो हिंदुस्तानी लोग कम करते हैं, दूसरे इमिग्रेंट ज्यादा करते हैं, कि वहां पर सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं करते। दे स्टैंड आउट। जैसे इंडियंस भी जाते हैं ना, तो इंडियन लोग का घेटो अलग होता है, मकानों में सब हिंदुस्तानी लोग एक साथ रहते हैं, मिलते जुलते बहुत कम है। जितना मिलना चाहिए उसका 1/4 भी नहीं मिलता। अपना है नॉट ओनली खाना पीना, अपना रहन सहन, कपड़ा, मिक्सिंग इन द सोसाइटी इतना इजी नहीं है। अमेरिका में आप जाके देखिए, हम तो बहुत बार, हमारे 2 बच्चे वहीं रहते हैं, देखते हैं कि इंडियंस लोग का जो 50-50 साल से रह रहे हैं अभी भी इंटीग्रेट नहीं कर पाए। अमेरिकन से पूछा जाए कि अमेरिकन लोग क्या खाता है, वो भी नहीं पता कौन, एकदम सिक्लूडेड लाइफ होता है। वैसा चीज अमेरिका, अगर आप रहते अमेरिकन तो क्या सोचते? ये तो एलियन है, लेकिन बाहर से आया, बाहर का ही रह गया। भले लीगल प्रिविलेज मिल जाता है, लेकिन अमेरिकन ड्रीम जो है, अमेरिकन ड्रीम का पार्ट नहीं हुआ। इस पॉइंट में तो हम अमेरिकन को सपोर्ट करेंगे मोरली। बहुत लोगों को दुख होगा, मुझे पर्सनल लेवल पे हो सकता है दुख, लेकिन ये भाई इस पार्ट में तो लॉजिकली अमेरिकन आर राइट। इमिग्रेशन, आप आइए, काम करने के लिए आइए। H1B वीसा क्यों होता है? वर्क वीसा। H1B वीसा कम नहीं हुआ, तो सुने कि 15% बढ़ गया है इसी महीने से। जब जो काम करने आए, मोस्ट वेलकम। आप रहिए यहाँ पर 10-15 साल रहिए, सिटीजन बन जाइए, ठीक। आप यहाँ आइए अपना सर्कमस्टांसेस इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ की सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो यू आर एन एलियन, यू कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही फैक्ट है। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। अच्छा, बदानी साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पूरे वक्तव्य में? जो झलक के आया, आपका कमेंट बहुत लोगों ने पसंद किया है और सब लोग बोलते हैं ने जो अपना मन का, हम इनसे पूरी तरह से, क्यों भारत से जो लोग अमेरिका गए वो कोई हमारे लीगल सिस्टम को तो यूज करके गए नहीं है। वो पासपोर्ट लिखा करके, वीसा एंट्री करके, जैसे उन्होंने कहा H1 वीसा में जाइए आप, उस नॉर्मल प्रोसेस, वो तो कितनी मुश्किल और 40 लाख, 50 लाख, 80 लाख रुपया दे करके गए हैं। और उसको अमेरिकन, उन्होंने कहा काफी करोड़ों लाखों लोग हैं, उनको उन्हीं लोगों को निकाल रहा जो वहां मिसक्रिएंट है, और जो अभी तुरंत पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद आदमी तो कंट्री की होता है ना, वो तो हमारे कोई वो जगह घूमने के लिए या काम करने के लिए तो गए नहीं। और जो उस देश का लॉ है उसके हिसाब से वो, हाँ, अगर रिक्वेस्ट करता इंडिया कि ठीक है आप इनको रखिए, हम अपना प्लेन भेज के ले आएंगे, दैट इज डिफरेंट। लेकिन वो बहुत छोटी बात होती, क्योंकि अभी बहुत बड़ा विजिट मोदी जी का होने वाला था, और बहुत माइनर चीज में इस चीज को फंसाना। हम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, इस्राइल के साथ हमें लगता है कि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, और पूरे वर्ल्ड में 3 ही कंट्री ऐसा है जिसको ज्यादा थ्रेट है,
यूएसए, इसराइल और इंडिया। और इसराइल के साथ आपने कुछ भी नहीं बोला हमारे संबंधों के बारे में। मेरे को लगता है कि इंडिया बहुत बड़ा उनका अलायंस, मतलब जो भी है, इट्स वेरी गुड रिलेशन। देखिए, इजराइल जो है तो 1992 में सबसे पहले इंडिया ने एक पहले बैरियर था, हम तो इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते थे। 1992 में ये चेंज हुआ, चुपचाप हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। तो पहले हमारे पासपोर्ट पर लिखा रहता वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल, वो हटा दिया गया। जिनके पास से पासपोर्ट लगा था उनको ऑप्शन था कि आप चाहें तो ये दूसरा पासपोर्ट ले सकते हैं जिसमें ये स्टैंप नहीं हो, नॉट वैलिड फॉर। जैसे हम शुरू में 1976 में हमने फॉरेन सर्विस ज्वाइन किया था, पहले विदेश में गए थे, तो हमारे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर भी लिखा हुआ था कि नॉट वैलिड फॉर द स्टेट ऑफ इजराइल। इंडिया 1990 तक वो पुराना ब्रिटिश रूल्स, इथोस, समझदारी ब्रिटिश थी हमारी, और इंक्रीजिंगली अरब इन्फ्लुएंस हो गया था हमारे ऊपर। हमारे मुसलमान लोग थे, उन लोग को पहले तो 1990 तक तो हमारे मुसलमान को पता भी नहीं होगा कि अनूद और जनूद जो होता है, जू और हिंदू जो काफी सबसे बड़े काफिर हैं, ये भी सिस्टम ही नहीं आया था। तो इजराइल बिकेम ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया, जो फ्रेंडशिप उन्होंने कारगिल वॉर में दिखलाई थी। इजरायली एक्सपर्टीज लिया गया था बिहाइंड द एनिमी लाइंस, कैसे अटैक किया जाता है। जब अमेरिकन ने रिफ्यूज कर दिया था इंडिया को अपने सैटेलाइट इमेजेस देने के लिए, इजरायली हैड कम टू इंडिया। लेकिन लड़ाकू नहीं आए थे, लेकिन स्ट्रेटजी बनाने वाले आए थे यहाँ पर कारगिल वॉर में। उस टाइम से इंडिया और इजराइल का रिलेशनशिप जो है सो ब्रदर एंड ब्रदर का है। जैसे इंडिया और अमेरिका का अभी भी मास्टर एंड सर्वेंट का है, रशिया के साथ ब्रदर एंड ब्रदर है, और इजराइल के साथ भी ब्रदर एंड ब्रदर रिलेशनशिप है इंडिया का। तो इजराइल लाइक इंडिया को बहुत एक्शन लेना पड़ता है इजराइल के अगेंस्ट। मैं तो इंडिया का एम्बेसडर था पीएलओ में, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एम्बेसडर था। वहाँ भी देखते थे एकदम इंदिरा गांधी एकदम पैर पकड़ने को तैयार रहती थी, यासर अराफात का सब कुछ होता। लेकिन उनके बाद जाने में अब टाइल्स हैव चेंज्ड। इंडिया हैज फाउंड ए ट्रू फ्रेंड इन इजराइल। इजराइल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो इंडिया अगेंस्ट। इंडिया ने दो चार गलतियां भी की हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उस पर इजराइल ने क्रिटिसाइज नहीं किया। हमने भी काफी इजराइल और पीएलओ और हमास और हिजबुल्लाह के बीच में काफी सुलह कराने की कोशिश की है। जब हम थे एम्बेसडर पीएलओ में, उस समय हमास was a rising groupism, very dangerous rising terrorist group. उसमें भी हमने काफी हद तक मध्यस्थता की कि भाई तुम लोग को कैंप डेविड अकॉर्ड या 2 स्टेट 1 स्टेट रेजोल्यूशन ऑफ इजराइल हमास किया। लेकिन देखिए, मुसलमान जो हैं वो उनका रेड ब्लड कॉर्पसेस या वाइट ब्लड कॉर्पसेस उनमें बिल्ट इन है हेट्रेड टुवर्ड्स जूस। उसको चाहे वो जो कह ले या कर ले, जू को वो आखिरी या लास्ट काफिर समझते हैं, तो ओनली काफिर। इंडिया हिंदूज आर बाय सर्कमस्टांस काफिर। इंडिया इजराइल का रिलेशनशिप
I think not breakable. I mean India, the Hindu India. I will differentiate between secular India and Hindu India. तो राइटिस्ट गवर्नमेंट जब तक है हिंदुस्तान में, वो प्रो इजराइल है और इजराइल भी प्रो इंडिया रहेगा. एंड इट विल हेल्प टू द एक्सटेंट पॉसिबल. We will, but we have not been able to help Israel to the extent possible, except कि 1 लाख वर्कर को नौकरी यहाँ दिलवा दी. वहाँ उनका तनख्वाह जो कंस्ट्रक्शन डेली वर्कर्स हैं उनको 3 लाख रुपए महीना मिलता है. जो हिंदुस्तान में 30,000 में काम करता था वहाँ 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है. तो वैसे हम लोग इजरायली and they have preferred Indian workers to many other workers, not even Philippine workers या Indonesian workers. हमारे इंटेलिजेंस में ऐसा लगता है कि इजराइल का बहुत बड़ा हमारे कंट्री के साथ पैक्ट है और से है. उनके जो सॉफ्टवेयर हमारे गवर्नमेंट ने खरीदे हैं, मतलब दिस इज माई जस्ट, मेरे को ऐसा लगता है. हमारे पास कोई ऑथेंटिक इसका कहने के लिए डाटा नहीं है, लेकिन अभी जो टेररिज्म से हमारी लड़ाई है उसमें हमें लगता है इजराइल इज ए वेरी बिग हेल्पर टू इंडिया. जी देखिए, इजराइल बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता था, लेकिन इजराइल के इमीडिएट इतने प्रॉब्लम्स हैं वो उसी में जूझ रहा है. किसी तरह अपनी सर्वाइवल का वॉर लड़ रहा है. एक चूक हुई तो इजराइल को सब मार डालेगा. जितने अरब लोग हैं वो तो खंजर लेके तैयार है. किस दिन इजराइल जरा सा उनका गार्ड कम हुआ तो चढ़ बैठेंगे उसको. चढ़ बैठेगा जैसे कि इस्लाम में है, विक्ट्री इज नॉट कंप्लीट until you have killed the person. POW का सिस्टम नहीं होता इस्लाम में, तो प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं होता. वन तो वैसी लड़ाई, तो इजराइल को तो बचना है. अपने जो भी हैं 10 लाख लोग हैं या 20 लाख लोग हैं उनको बचाना है. ये फिलॉसफी वाली बात हो रही है कि इस्लाम, जिन्होंने अभी पिछले हफ्ते ही एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कि व्हाई डज इस्लाम नॉट परमिट POW. इस मुसलमानों में लड़ाई होती है, उसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अगर किसी को हम जीत गए हैं तो उसको प्रिजनर पकड़ के ले आए, उसको वहां पर उसको मारना है. POW का सिस्टम नहीं. Once you have vanquished a person, that person loses the right to live. भले लड़ाई प्रिंसिपल पर हुआ हो, नॉन प्रिंसिपल पर हुआ हो. इसलिए मुसलमान इस्लाम देश में POW नहीं होता. हिंदुस्तान में 93,000 POW लिए थे पाकिस्तान को. अगर उल्टा होता तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तानी 93,000 या 1,900 को छोड़ देता. ये भी एक कॉन्सेप्ट है प्रो इजराइल फॉर इंडिया. इजराइल वांट्स अ पीसफुल रेजोल्यूशन to their need for a separate homeland, and they will keep on fighting for it until they win or until they lose. अनिल प्रसाद साहब, आप क्या बोलेंगे? अनिल प्रसाद साहब जी, सब लोगों को नमस्कार. बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ग्राउंड रियलिटीज और बहुत रियलिस्टिक टॉक देने के लिए आदरणीय राम मोहन सर को बहुत बहुत धन्यवाद. पहले भी मैं एक बार सुन चुका हूं और हमारी पत्नी और दोनों इसके लिए आज हम लोग सब काम छोड़ करके हम लोग तैयार थे इसको सुनने के लिए. बहुत सी नई बातें मालूम हुई और जो सोशल मीडिया में जो भ्रामक प्रचार हो रहा है उससे अलग बहुत ही अच्छी बातों का पता लगा. और हम ये बात जानना चाहेंगे कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये जो विजिट है या जो ये सारी बातें हुई हैं उनका क्या महत्व है? बिहार के बारे में देखिए, बिहार एकदम
लगता है कि दूसरे यूनिवर्स का प्रोविंस है। जो नॉर्मल रूल्स ऑफ सोसाइटी, नॉर्मल ह्यूमनिस्टिक रूल्स ऑफ सोसाइटी, जो सोबर होता है, वो फॉलो नहीं किया जाता। बिहार में इवल नहीं हो जाए। डीप स्टेट, अभी डीप स्टेट 4 साल के लिए दबा हुआ है। ट्रंप साहब जो है 4 साल कंप्लीट करने के बाद दोबारा राइटिस्ट गवर्नमेंट नहीं आएगा। डीप स्टेट एंड डेमोक्रेट्स, डीप स्टेट का हिस्ट्री में थोड़ा सा बता दीजिए। डीप स्टेट का हिस्ट्री थोड़ा सा। डीप स्टेट का हिस्ट्री 19 हम समझते हैं कि 84-85 से शुरू हुआ था, बिफोर द ब्रेकडाउन ऑफ द सोवियत यूनियन। गोर्बाचोव था, ही बिकेम द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द डीप स्टेट। गोर्बाचोव को ये अमेरिकन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से पैसा ने इतना फंसाया कि तुमको नोबेल प्राइज दिलवा देंगे, सिर्फ सोवियत यूनियन को तुम तोड़ दो। एंड ही फेल इनटू द ट्रैप। Single-handedly he ruined the complete revolutionary country, good or bad. जिस रेवोल्यूशन पर खड़ा हुआ था सोवियत यूनियन अगेंस्ट द ज़ार, अगेंस्ट एट्रोसिटी ऑफ मोनार्की, लेफ्टिस्ट लीनिंग था, उसको गोर्बाचोव ने विद इन 2 years नोबेल प्राइज के लालच में अमेरिकन वाहवाही का, लेकिन डीप स्टेट वाले जाके कहते थे आप तो बस भगवान ही हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो गोर्बाचोव ने कहा कि चलो भाई आपको ऑब्लाइज करते हैं, अपने कंट्री का ये सत्यानाश करो। ये डीप स्टेट का फर्स्ट एक्शन था। उसके बाद डीप स्टेट जो था, उनको अचंभा हुआ कि हम लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो वही उसके बाद लॉकहीड मार्टिन सबसे बड़ी अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री है, बोइंग सेकंड लार्जेस्ट, जनरल इलेक्ट्रिक द थर्ड लार्जेस्ट, एंड प्लस जो कैथोलिक वाइट, जो सुपर वाइट ब्यूरोक्रेट्स who worked in the State Department and the Defense Pentagon, they gave together, they realized that they have great power in their hand. तो 91-92 से शुरू हुआ डीप स्टेट का पावर। उसके बाद उन्होंने कल्टीवेट किया डेमोक्रेटिक पार्टी को, अमेरिका की जो मेजर पार्टी है, अभी भी अमेरिका के मेजर पार्टी डेमोक्रेट्स हैं, भले ही इलेक्शन हार गए होंगे ट्रंप के बाद में। उन्होंने उसके साथ पार्टिसिपेट किया और एक डीप स्टेट का एक फैब्रिक बन गया अमेरिका। एक बार बन गया, इसको टूटने में उतना ही टाइम लगेगा, 30 साल लगेंगे इसको बनने में, 30 साल लगेंगे इसको टूटने में, लेकिन डिस्क्रेडिटेड हो गया। अब अमेरिकन लोग भी सोचते हैं कि अननेसेसरी हम लोग अपनी वाहवाही, अपने दूसरों को तंग करके हम पॉपुलर बन रहे हैं या पावरफुल बन रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। तो डीप स्टेट इज द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड एक अमेरिकन जिंगोइज्म, अमेरिका कैन डू नो रॉन्ग, उसको बिलीव करने वाले जो हैं वाइट, इसमें बहुत लोगों को पहले तो कैथोलिक होना पड़ेगा, चर्च के साथ होना पड़ेगा और एंटी एवरीवन एल्स होना पड़ेगा, आप पैसा बहुत होना। तो वही है डीप स्टेट। तरह तरह के लोग हैं आजकल। सबसे डीप स्टेट के सबसे बड़ा फैक्टर है बरकत हुसैन ओबामा, जिनका नाम है, ही इज द हेड ऑफ द डीप स्टेट। प्रेसिडेंट रह चुका है तो उसको कुछ कर नहीं सकता। पास्ट प्रेसिडेंट्स आर आल्सो, he cannot be accused for anything. अमेरिकन लॉ के हिसाब से उसको आप कुछ प्रोसिक्यूट ही नहीं कर सकते। हिलेरी क्लिंटन, उनके हस्बैंड तो थोड़ा बौरा गए आजकल, वो सनाइल हो गया है, लेकिन हिलेरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन तो गड़बड़ा गया उसके बाद, लेकिन हिलेरी क्लिंटन तो है डीप स्टेट की नंबर 3 है। जी थैंक यू सर। ये मेरा आइडिया, सॉरी बहुत लोग नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा ऐसा ही फीलिंग। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं राम मोहन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि आपने
इतने बड़े इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आपने काम किया सर, आपकी इतनी डीप नॉलेज है और बेबाक आप बताते हैं अपनी समझ से, आपके कॉन्टेक्ट्स के जिसके बेसिस पे आप रियल पिक्चर हम लोगों को बताते हैं। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि सर ये जो इंडियन फॉरेन सर्विस है, ये हिंदुस्तान की नंबर 1 सर्विस मानी जाती है, क्योंकि आईएएस में भी इसके बाद लेते हैं, सबसे पहले जो टॉपर्स होते हैं वो प्रीफर करते हैं अपने को इंडियन फॉरेन सर्विस में। तो ये जो इंडियन फॉरेन सर्विस है, ये हिंदुस्तान के रिलेशन बनाने में किस प्रकार से सहयोग प्रदान करती है? इसमें तो सब टैलेंटेड लोग हैं, और सर जो जयशंकर जी को सेलेक्ट किया गया एज ए मिनिस्टर, इसका क्या प्रभाव हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे पड़ा है? इस पे सर आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जयशंकर इज एग्जाम्पल ऑफ द इंडियन फॉरेन सर्विस। कभी कभी होता है कि कोई आदमी प्रोमिनेंस में आ जाते हैं, बहुत लोग क्वाइट रहते हैं। इन कैपेबिलिटी आई थिंक हरदीप सिंह पुरी इज मोर टैलेंटेड देन जयशंकर, जो आजकल पेट्रोलियम मिनिस्टर है। हरदीप सिंह पुरी वो 74 बैच के हैं, जयशंकर 77 बैच के हैं। राइट सर। ब्रिलियंट पर्सन। देखिए, फॉरेन सर्विस हम लोग तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वी ओनली फॉलो और एडवाइज द पॉलिटिशियंस या मिनिस्टर्स। अगर मिनिस्टर आपको भाव देगा तो आप कुछ कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन तो हम, जैसे हम एम्बेसडर हैं या कहीं पर कोई सेक्रेटरी हैं, कहीं काम करते हैं, तो हम बाहर तो नहीं, अपने बॉस को ही कर सकते हैं, पॉलिटिकल हेड को। वो कितना समझता है और कितना एक्सपेक्ट करता है, कितना आपको एनकरेज करता है, या कितना आपकी बातों को अपना पॉलिसी बनाता है, उस पर डिपेंड करता है। लकीली मोदी साहब ने किया है, पहले नहीं होता था। नटवर सिंह थे, वैसे तो कांग्रेसी थे, उन्होंने बहुत दिया था, लेकिन उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स थे बहुत, इसलिए वो गड़बड़ हो गए। Some people liked him, some people hated him. वो जैसे जयशंकर है, no one hates him. ये लोग भी सर, मतलब जैसे कि पॉलिसी फ्रेम करने में एम्बेसडर्स का काफी हाथ होता है, क्योंकि ये उसकी चाइना में जब हम लोगों के रिलेशन राजीव गांधी के समय में अच्छे हुए, उसमें कहते हैं कि सर वहाँ पे जो एम्बेसडर्स थे उनका भी बड़ा हाथ था। इस पे क्या आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी देखिए, एम्बेसडर इज एन इनपुट, ही इज नॉट द डिसीजन मेकर। जो एम्बेसडर जो हो या यहाँ पर हेडक्वार्टर्स में जो उसके काउंटर पार्ट हो, उनको पता रहता है सब कुछ, अपना वो फैक्ट्स विदाउट एनी बायस अपने बॉस को, पॉलिटिकल बॉस को बतलाता है। अब पॉलिटिकल बॉस को कितना समझता है या कितना समझने की शक्ति है या कितना उसका उल्टा समझता है, वो उस पर डिपेंड करता है कंट्री के गवर्नमेंट। तो अब पॉलिटिशियन अगर एम्बेसडर्स को या अगर देगा, अगर पॉलिटिशियन अगर समझे कि हम सब जानते हैं, हम ही करेंगे सब कुछ, तो एम्बेसडर्स को इग्नोर करके तो नहीं होगा कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब हमारे बीच में कनाडा के साकेत बासु, उनको भी बहुत अच्छा पॉलिटिकल नॉलेज है, लेकिन बासु साहब खाली 1-2 लाइन में हमको खाली बता दीजिए, क्योंकि 8:45 बजने जा रहा है, ज्यादा हो गया। और राम मोहन साहब ने कहा था 8:30 में खत्म होने को। तो साकेत बासु हैं, डॉक्टर SM भट्ट हैं, अभी बहुत बड़े बड़े विद्वान अभी हैं, और डॉक्टर विद्यानाथ झा जी हैं, SV रमन हैं। तो साकेत बासु जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सैकात बासु फ्रॉम कनाडा, सैकात बासु फ्रॉम कनाडा। आपको आवाज जा रही है सैकात बासु? ओके, SV रमन साहब खाली बस 1 लाइन बोल दीजिए, और विद्यानाथ झा जी का हम ग्रीन पर एक और हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाँ, नमस्कार सर, आपके द्वारा दिया गया ज्ञान काफी ज्ञानवर्धक हुआ। एक जानकारी चाहिए
कि भारतीय इकोनॉमिक फोरम के आधार पर अमेरिकन ट्रेड ज्यादा बेनिफिशियल है या यूरोपियन, स्पेशली ब्रिटेन का? हाँ राम मोहन जी, इंडियन ट्रेड के लिए कौन इम्पोर्टेंट है जी? ज्यादा बेनिफिशियल कौन है, अमेरिकन इकोनॉमी या यूरोपियन, स्पेशली ब्रिटिश? देखिए, ब्रिटेन जो है वो अपने डाउनहिल पाथ पर है। हम समझते हैं कि अगले 10-15 साल में ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो जाएगा, जो हाल है। क्योंकि ब्रिटेन में एक तो वर्क फोर्स जो है वो चेंज हो गया है। जो लेबर फोर्स है वो मेनली नॉन वाइट्स हो गए हैं, जिसमें कि पाकिस्तानी और दूसरे जो है, और जिनका वर्क का एटीट्यूड डिफरेंट है। दे वांट टू ईट फर्स्ट एंड वर्क लेटर। जैसे अंग्रेजों का जो कैथलिक या क्रिश्चियन का होता है कि दे वर्क फर्स्ट एंड ईट लेटर, यहाँ पर जो जितने इमिग्रेंट्स आए हैं who will dominate Britain in the next 15 years by 2040, तो वो तो डिक्लाइन हो ही गया। देखिए ब्रिटेन का वही हालत होगा जो अभी कैसा हालत है, जैसे लाओस है, कंबोडिया है, रवांडा है, इसी टाइप का रेशियल वॉर शुरू हो जाएंगे। बिकॉज फॉर इस्लामिक immigration people in Britain, Islam is more important than Britain. सर यूरोपियन कंट्रीज में इंग्लैंड का रिप्लेसमेंट कंट्रीज होने की संभावना है? देखिए यूरोप बहुत ही डिक्लाइन पर है। इटली, फ्रांस और स्पेन अभी तक आगे बढ़ रहा है। जर्मनी का भी सत्यानाश हो रहा है, रैपिडली गोइंग डाउन। नॉर्वेजियन कंट्री जो है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, इनकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, इनकी एजिंग पॉपुलेशन है। अगले 20 साल में इनके यहाँ वर्क फोर्स जो है सो 1/3 रह जाएगी। काम करने में सब लोग होंगे 50 साल से 90 साल के बीच में। तो काम फैक्ट्री में कौन काम करेगा, खेत में कौन काम करेगा? तो ये कंट्री तो टोटल डिक्लाइन पे जा रहा है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज हैं, ग्रीस, इटली, स्पेन एंड फ्रांस, ये ज़्यादा सस्टेन करें, कुछ ज़्यादा, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, फर्टिलिटी ग्रोथ भी जिनकी ज़्यादा हो रही है। अब दूसरे कंट्री बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क, इंग्लैंड, ये सब गए। 15-20 साल के अंदर में देखिएगा ये लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री का अपना फोरम बनाएगा कि हम लोग को कोई नहीं पूछता है, ये वाला फोरम। सर एक्सक्यूज मी, आपके एक्सपीरियंस के आधार पर इटली का पास्ट एक्सपीरियंस जो आर्ट एंड कल्चर का था, क्या उसे वापस आने की संभावना है? देखिए इटली पूरे यूरोप में एक ही राइटिस्ट कंट्री है, राइट मैंडेट, राइट ऑफ द सेंटर है। चाहे मसोलिनी के टाइम से देखिए या पोप के टाइम से देखिए या जूलियस सीजर के टाइम से देखिए, राइटिस्ट कंट्री हरदम आगे ही बढ़ता है। उनको रेवोल्यूशन नहीं होता, उनको रेवोल्यूशन का डर नहीं है। दूसरे कंट्री स्विट्जरलैंड, वो तो बढ़िया कंट्री है, उनको पैसे पर है, जब पैसा देगा तो चलेगा। आज जितने ईस्ट यूरोपियन कंट्री हैं वो भी यूरोप के हाल में है, लेफ्टिस्ट कंट्री बन गए हैं। लेफ्टिस्ट कंट्री का चांस नहीं। बस ये 3, ग्रीस, इटली, Spain and France, they will sustain themselves for much longer than the Nordic countries. Thank you, sir. Thank you. बहुत अच्छा। अभी हमारे बीच में डॉक्टर SM भट्ट साहब भी हैं और बहुत सारे और भी विद्वान हैं, जैसे साकेत बसु और ये डॉक्टर विद्यानाथ झा। लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अखौरी साहब हैं, उनका भी सुनना चाहिए, लेकिन हम अब चंद्रेश्वर खान साहब से बस एक लाइन में समापन चाहेंगे। और कल बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कल हिंदुस्तान के बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं दिलीप कुमार, वो ग्लोबल वार्निंग देंगे क्लाइमेट चेंज पर, तो उस पर वो बोलेंगे। और इसका मतलब उन्होंने भी लास्ट में अचानक उनसे बात हुई
और राम मोहन साहब से बात करने के बाद, और उनसे भी कल हम लोग बहुत सारा माने क्लाइमेट चेंज से कितना हम लोगों को खतरा है इस पर हम कल सुनेंगे, और वो भी राजी हो गए। इसके बाद एक अमेरिका की लेडी राजी हुई हैं और वो भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन आज हम खान साहब खाली एक अमृत बानी लास्ट वाला कंक्लूजन दे दीजिए, क्योंकि अभी प्रसाद ये राम मोहन साहब को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। हमको मन कर रहा है कि हाँ, मन ही नहीं कर रहा है कि अभी कितना सुने, कितना जान लें, और हम लोग का ज्ञान कितना कम है इन लोगों के आगे, ये हम लोग को महसूस हो रहा है कि कितना भी सुनेंगे और हम लोग का ज्ञान कम ही रहेगा। तो चंद्रेश्वर खान साहब आज कंक्लूडिंग आप दे दीजिए। क्योंकि उनको समय नहीं है, राम ने मोह लिया। वाह, मोह लिया, बिल्कुल। क्योंकि ये सम्मोहन जो उनमें है सत्य के विश्लेषण के चलते, तो सत्य को समझ करके अपने से जो वो समझते हैं, ऋषियों का यही काम था, इनको डर नहीं है। तो जो भी लीडर है वो बहुत बढ़िया लीडर होता है, और वो अपनी बातों को बेबाक कह सकता है, जो कि सभी की कल्पना शक्ति को, इमेजिनेशन को इनकम्पास कर देगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के विश्लेषक देश में रहें और हमारे राजनीतिज्ञ इनके ज्ञान का अपार फायदा ले, देश को फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। अभी दिन भर टॉक कर रहा था, लेकिन 1 मिनट में इधर उधर आपको सुनने में नहीं हुआ। प्रणाम। हम लोग मिस करेंगे, 1 मिनट भी हम लोग मिस किए ना तो बहुत सा इम्पोर्टेंट मैसेज, बहुत सा इम्पोर्टेंट ज्ञान हम लोग मिस कर जाएंगे। इतना सुंदर सत्संग और इतना सुंदर मतलब हम लोगों का ये मीटिंग हो रहा है, ईश्वर की कृपा है। और अभी तो और भी अच्छे अच्छे वक्ता हैं, लेकिन कल भी हम लोग सुनेंगे। कल आप सभी से आग्रह करेंगे कि कल आप लोग आइएगा। अनिल प्रसाद जी, ज्योत्सना मैम भी बहुत बड़ी विद्वान है और हम उनको भी सुनेंगे। और हम लोग कल फिर इकट्ठा होते हैं कि, और उन्होंने कहा कि कितना इससे खतरा इंडिया को है, माने वर्ल्ड को है, वो बताएंगे। इस पर उन्होंने दूरदर्शन पे अपना व्याख्यान दिया हुआ है और कल हम और सुनेंगे। और अमिताभ जी, ज्योत्सना जी और अनिल जी को लेकर के एक दिन कवि सम्मेलन करवा दी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, और मजा आ जाएगा। तो हम सब कवि लोगों को जोड़ देंगे। असल में अच्छा, हाँ, हम कवि लोगों को जोड़ देंगे। पता नहीं भगवान की असीम कृपा है कि जिससे मैं अनुरोध करता हूँ वो मेरी बात काटते नहीं है, राजी हो जाते हैं। ये आशीर्वाद आप लोगों का और ईश्वर का आशीर्वाद। और अभी तो सबसे बड़े एक और विद्वान दिलीप सिन्हा जी भी राजी हैं। दिलीप सिन्हा भी, दिलीप जी का कोई जोर नहीं है। ये जब मिले भगवान का वरदान है, भगवान का वरदान है, बिल्कुल। तो कल फिर 7 बजे मिलेंगे और हमको आप और मतलब अनिल साहब और ज्योत्सना जी और चंद्रेश्वर खान जी अपने कवि सम्मेलन का समय दीजिएगा, तो हम लोग एक और नया इतिहास बनाएंगे। और कल जरूर आइएगा, कल जरूर आइएगा। और राम मोहन जी, आपको जितना भी धन्यवाद दें हम कम हैं। मतलब हम हमेशा आपको सुनना चाहेंगे, और इतना आसानी से और इतनी बड़ी बड़ी बातें आप बोल देते हैं और बहुत ज्ञान मिलता है। साकेत जी, आज कुछ आप बोले नहीं, लेकिन हम लोग सुनेंगे। आपके पास भी अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत खजाना है। तो लेट अस मीट टुमारो शार्प एट 7 PM। प्रणाम, 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 धन्यवाद।